आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इसका क्लॉज 1 कहता है ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया immediately before the commencement of this constitution insofar as they are inconsistent with the provisions of this part mean to say part 3 fundamental right shall to the extent of such inconsistency be void। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के टेरिटरी में वो सारे लॉज संविधान के कमेंसमेंट से पहले जो भी लॉज भारत के टेरिटरी में चलते थे, अगर वो लॉज में कोई ऐसा पार्ट है जो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स को वायलेट करता है या फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स के अगेंस्ट है, इनकंसिस्टेंट है, तो लॉ का वो पार्ट वॉइड माना जाएगा। क्लॉज 1 इतना ही कहता है और ये shall to the extent of such inconsistency be void, इट मीन्स कि ये कंपलसरी है, वो जो लॉ का वो पार्ट है जो फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट है, वो पार्ट मस्ट बी वॉइड। शैल शैल बी वॉइड का मतलब यही होता है कि वो मस्ट बी वॉइड होगा। इसका क्लॉज 2 कहता है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ which takes away or abridge the rights conferred by this part. This part mean to say part 3 fundamental right, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। इसमें स्टेट को एक somehow रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि वह ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगा जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करे या जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो। अगर स्टेट ऐसे कोई लॉज को बनाती है तो वही सेम जो क्लॉज 1 में कहा गया है कि लॉ का वो एक पर्टिकुलर पार्ट वॉइड होगा, सेम बात आर्टिकल 2 में भी कहा गया है कि स्टेट अगर ऐसा कोई लॉ बनाती है तो उस लॉ का वो पार्ट जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा, दैट पर्टिकुलर पार्ट जो होगा वो वॉइड माना जाएगा। मस्ट, दैट पर्टिकुलर पार्ट मस्ट बी वॉइड। यहाँ पे शैल यूज होता है लॉ में। ये शैल का क्या सीन है वो मैंने इसमें अपने वीडियो में काफी पहले बताया है, और वही चीजें यहाँ भी यूज हुई है। क्लॉज 1 और क्लॉज 2 जो है, क्लॉज 1 कह रहा है कि वो सारे लॉ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले चल रहे थे उसके बारे में बताया। क्लॉज 2 ये बताता है कि वो वैसे लॉ जो स्टेट बनाएगा, और स्टेट में कौन है? स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स बोथ। इसका डेफिनेशन आर्टिकल 12 में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब क्लॉज 3 अगर हम देखें, क्लॉज 3 में लिखा है इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो भी डेफिनेशन दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए इम्प्लीमेंट होगा। ये डेफिनेशन किसी और अदर लॉज के ऊपर ओवर रूल नहीं करेगा। अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स का मतलब इतना ही हुआ सिंपल लैंग्वेज में। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए में लिखा है लॉ इंक्लूड्स, ये लॉ का डेफिनेशन देता है। लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेस। कस्टम और यूजेस को भी इसने लॉ के अंदर ही लाया है। हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। कस्टम एंड यूजेस का द बेस्ट एग्जांपल अभी रहा है रिसेंट में ट्रिपल तलाक। वो कस्टम एंड यूजेस का ही पार्ट था। और क्लॉज ए हमारा ये बताता है कि जो फंडामेंटल राइट में जो वर्ड यूज किया गया है लॉ, या आर्टिकल 13 में जो वर्ड यूज किया गया है लॉ, 13 के क्लॉज 1 में भी लॉ वर्ड यूज किया है और क्लॉज 2 में भी लॉ वर्ड यूज किया है। उस लॉ का डेफिनेशन क्या है, उस लॉ का मतलब क्या होगा? उस लॉ का मतलब ऑर्डर, नोटिफिकेशन, रेगुलेशन, कस्टम, यूजेस, लॉ, बाई लॉज, वो सब कुछ को लॉ ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्टेट का मतलब ऑथोरिटी भी था आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग। तो अगर कोई ऑथोरिटी ऐसा कोई नोटिफिकेशन निकाल दे जो किसी जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि ये तो सिर्फ नोटिफिकेशन है, ये तो लॉ है नहीं। तो
इसको हम void नहीं डिक्लेयर करेंगे। अगर कोई अथॉरिटी किसी तरीके का नोटिफिकेशन निकालती है विच इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट, और वो डिपार्टमेंट इस बात का प्रोटेक्शन ले कि ये तो नोटिफिकेशन है इसलिए इसे हम void नहीं मानेंगे, अगर ये लॉ होता तो आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग ये void होता, तो ऐसा नहीं है। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए में लॉ का डेफिनेशन नोटिफिकेशन भी लॉ के नोटिफिकेशन को भी लॉ ही माना गया है। अब अगला हमारा है आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी में लॉ इन फोर्स का डेफिनेशन दिया गया है। लॉ इन फोर्स इंक्लूड्स laws passed or made by a legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution, not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular areas। ये थोड़ा लंबा है और बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन भी करता है, हालांकि ये इतना कंफ्यूजिंग है नहीं। सिंपली ये कहता है लॉ इन फोर्स का मतलब वैसे लॉज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले है, पहले का है या उससे पहले से चलता आया है लेकिन वो रिपील नहीं हुआ। अगर रिपील हो गया रहता तब तो फिर बात ही खत्म थी उसकी। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले अगर कोई ऐसा लॉ है जो कि चलता आया है कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद भी, तो वैसे लॉज को लॉ इन फोर्स माना जाएगा। और इसके बाद एक और आता है हमारा टर्म यूज होता है notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in a particular area। इसका मतलब ये होता है चाहे वो कानून उस समय या किसी पर्टिकुलर एरिया में ऑपरेटिव हो या ना हो, या पूरे टेरिटरी में ऑपरेटिव हो या किसी एक पर्टिकुलर टेरिटरी में ऑपरेटिव हो, वो सब के सब लॉ इन्फोर्स के अंडर ही आएंगे। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि लॉ इन्फोर्स तो भाई वो एक पर्टिकुलर एरिया का है, पूरे इंडिया में तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो उसे लॉ इन्फोर्स नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं। पूरे देश के किसी भी कोने में कोई भी ऐसा कानून जो कि चल रहा है उसे लॉ इन्फोर्स ही मानेंगे। डजंट मैटर वो पूरे देश में चल रहा है या नहीं चल रहा, इससे कोई मतलब नहीं है। और आर्टिकल 13 का क्लॉज 3 जो है वो बेसिकली डेफिनेशन ही हमें दे रहा है। ये पहला सब क्लॉज ए में लॉ का डेफिनेशन दिया और सब क्लॉज बी में लॉ इन फोर्स का डेफिनेशन दिया। लॉ का मतलब क्या होता है ये हमें मिला सब क्लॉज ए में, तो उसमें कहता है नोटिफिकेशन, कस्टम यूजेस, ऑर्डर, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ये सब कुछ लॉ है। अब लॉ इन फोर्स क्या है? लॉ इन फोर्स का मतलब वैसे लॉज जो किसी भी लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया है। लेजिस्लेचर इंक्लूड्स स्टेट लेजिस्लेचर या सेंट्रल लेजिस्लेचर या किसी भी कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इंडिया के टेरिटरी में बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले से जो कोई लॉ बनाया गया है, किसी कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया हो या किसी लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया हो और वो पहले रिपील नहीं किया गया, तो उसे लॉ इन फोर्स ही हम मानेंगे। और अगर वो इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट होगा तो फॉर श्योर वो वाइड हो जाएगा एज पर आर्टिकल 13 क्लॉज 1। और ऐसा उसके बाद में फिर कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग दैट एनी सच लॉ और पार्ट देयर ऑफ मे नॉट बी देन इन ऑपरेशन आइदर एट ऑल और इन अ पर्टिकुलर एरिया। और इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जो लॉ है वो पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट हो रहा है या फिर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो देश के किसी भी कोने में इंप्लीमेंट हो रहा है और अगर वो इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट है तो वो वॉइड माना जाएगा एज पर आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 हमें ओवरऑल यही बताता है।